नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 68th बीपीएससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 को अपलोड किया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और टोटल आपके इसमें 150 प्रश्न है। और ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है तो घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट बुक से लिया गया है। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तो किस बुक से प्राप्त हुआ है? तबकात ए नासरी बुक से प्राप्त हुआ है। जो तबकात ए नासरी बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा जो है तबकात ए नासरी बुक लिखा गया है। जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कब करता है? तो 1193 में नष्ट करता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1929 में किया गया है। कब किया गया है? 1929 में किया गया है। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन का केंद्र था। जो बहावी आंदोलन है इसका प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे। अब्दुल वहाब थे। जबकि भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? इसे नोट कीजिएगा। तो भारत में जो है बहावी आंदोलन के जन्मदाता थे सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद थे। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध था धौलावीरा। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और लोथल भी जो आपका है ये गुजरात में स्थित है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो बौद्ध धर्म के द्वारा जो है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया गया है। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? तो इसमें जो है सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। इसे दोबारा देखिएगा। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में घोषित की थी। और जो रियासत हैं उनको क्या बोला गया था? उनको बोला गया था कि आप जो जनता हैं, जो प्रजा हैं, उनके लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना कीजिए। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। साथ ही आपसे पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है कौटिल्य का, इसमें किस सब्जेक्ट का संकलन है? तो आपको नोट करना है राजनीतिक शास्त्र का संकलन है। जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें राजनीतिक शास्त्र के विषय के बारे में चर्चा किया गया है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? मतलब जो अमीर खुसरो हैं ये किस शासक के दरबार में रहते हैं? जो ऑप्शन दिया गया है
तो आपको नोट करना है गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो के बारे में याद रखना है कि ये 7 शासकों के दरबार में रहते हैं, मतलब कि 7 शासक अपने सामने इन्होंने चेंज होते हुए देखा है। तो नोट कर लीजिएगा एक बार। पहला कौन थे? बलबन। दूसरा कैकुबाद। तीसरा जलालुद्दीन। चौथा अलाउद्दीन। पाँचवा मुबारक शाह। छठा गयासुद्दीन तुगलक। और 7वां मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है अमीर खुसरो जी की मौत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका पीछे जो मुख्य कारण था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, जो अंग्रेज हैं उनकी प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए, सारे कथन को पढ़ लीजिए और इसमें से कौन सा जो आपके कथन है वो गलत है। तो देख लीजिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये आपकी गलत बात है। जो हड़प्पा वासी थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है कांस युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस युगीन सभ्यता है, तो डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके डी जो है गलत है। नेक्स्ट है चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। जो चंदहुदड़ो है उसके उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो J.H. मैके के द्वारा किया गया था। J.H. मैके के द्वारा किया गया था। ऋग्वैदिक धर्म था, जो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी और अद्वैतवादी भी था। इसका मतलब है कि एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नवनालंदा महाविहार। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नवनालंदा महाविहार। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। तो किसे संदर्भित करता है? आप सभी लोग एक बार सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो किसे संदर्भित करता है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो आपको याद रखना है जो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है केवल वासुदेव से संबंधित है, केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसका खेती नहीं करता था? 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक, तो देख लीजिए किसका खेती नहीं करता था। गेहूं का खेती तो पहले से होता आ रहा है, जौ का खेती भी, चना और मक्का। ठीक है, चना और मक्का में आपको आंसर तय करना है। तो आपको याद रखना है जो मक्का का खेती है जो भारतीय कृषक है 13वीं और 14वीं शताब्दी में नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मक्का किस देश से आता है? तो मक्का पुर्तगाल देश से भारत में आता है। ठीक है, मक्का जो है पुर्तगाल देश से भारत में आता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो टमाटर है, टमाटर भी कौन लाता है भारत में? तो टमाटर भी आपके पुर्तगाली ही भारत में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो देख लीजिए इसमें सबसे कम समय तक शासन किसके द्वारा किया गया है? तो खिलजी वंश के द्वारा जो है सबसे कम शासन किया गया है। सबसे पहले समझिए गुलाम वंश, जो गुलाम वंश है इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो जो गुलाम वंश है इसका शासन जो है 1206 से 1290 तक रहता है गुलाम वंश का शासन। उसके बाद है खिलजी वंश, इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1290 से जो है 1320 तक इसका शासन रहता है। उसके बाद आ जाएगा तुगलक वंश, जो तुगलक वंश है इसका शासन कब से कब तक रहता है?
1320 से 1412 तक इसका शासन रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सैयद वंश। जो सैयद वंश है इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1414 से जो है 1451 तक इसका शासन रहता है। उसके बाद है लोधी वंश, इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो 1451 से जो है 1526 तक। आपको याद है पानीपत का प्रथम युद्ध तक। तो इतना आपको याद में रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? यह किसका कथन था? तो आपको याद रखना ये कथन किसका था? ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का ये कथन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन है 1905 में किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है। जो विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही आता है। जो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में होती है। और इस समय भारत का वायसराय कौन है? तो डफरिन भारत का वायसराय है। ठीक है, हर्षवर्धन का बहनोई ग्रह बर्मन कहाँ का शासक था? तो जो हर्षवर्धन का बहनोई है ग्रह बर्मन, ये आपके कन्नौज का शासक था। जो ग्रह बर्मन है इसका संबंध किस वंश से था? तो इसका संबंध जो है मौखरी वंश से था। इसका संबंध जो है मौखरी वंश से था। निम्नलिखित में से किसने तमिल कृति भारतम की रचना की है? भारतम की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है पेरुदेव नार के द्वारा। पेरुदेव नार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस दर्शन के अंतर्गत प्रति समुत्पाद का सिद्धांत आता है? किस दर्शन के अंतर्गत जो है प्रति समुत्पाद का सिद्धांत आता है? तो किस दर्शन के अंतर्गत आता है? तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। और पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ठीक है, शुरू कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है और इल्तुतमिश इसे जो है पूरा करवाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है इसे मरम्मत भी करवाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है, मतलब कि आपको गलत कथन को ढूंढना है। तो ढूंढ लीजिए। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो दिनार कहलाते थे। तो बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा बुधगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये भी ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा जो बुधगुप्त है इसने चांदी के सिक्के जारी किया है। बिल्कुल ठीक है। सिक्के के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई है तथा पृष्ठभाग पर देव प्रतिमाओं की। तो ये भी कथन ठीक है। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे। तो ये आपके कथन गलत हो जाएगा। सबसे अधिक जो जारी किया गया सिक्का था वो सोने का था। किसका था? सोने का था। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो इब्न बतूता है ये कहाँ का यात्री है? तो ये मोरक्को का यात्री है। कहाँ का यात्री है? मोरक्को का यात्री है। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में जो है ये चीन का दौरा करता है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड पद है, दूसरे साइड आपके प्रभारी है। अमीर ए कोही जो है कृषि का कमान अधिकारी था। अमीर ए आखुर ये घोड़े का कमान अधिकारी था। बरीद क्या है? तो बरीद खुफिया अधिकारी है। दबीर क्या है? तो सचिव है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है? तो डी में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमुक्त मालयाद किसकी प्रसिद्ध कृति है?
जो अमुक्त माल्याद बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है, कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर, जो बिहार शरीफ है वहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है, तो पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? तो मलिक इब्राहिम का है। किसका है? मलिक इब्राहिम का है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब होता है? तो 1576 में होता है। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो मुगल सेना का नेतृत्व जो है मानसी और आसफ खां के द्वारा किया गया है, जबकि जो महाराणा प्रताप हैं इनकी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हकीम खां सुर के द्वारा किया गया था, हकीम खां सुर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये नेतृत्व किया गया था तिरोत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तिरोत सिंह के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। कहीं कहीं पर आपको तीरथ सिंह भी लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी ठीक है, ठीक है, तीरथ सिंह, तो ये भी आपका ठीक ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन जो इसमें सही सम्मिलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबियन डेरेजियो, तो ठीक बात है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था और कब किया गया था? 1924 में किया गया था। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल आलकाट के द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है, तो ये भी कथन ठीक है। तो गलत केवल कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका जो है केवल गलत हो जाएगा और बी ही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? तो किसके द्वारा जो है भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? 3 कठिया प्रथा में क्या होता है कि जैसे कि 20 कट्ठा खेत था और 20 में से 3 कट्ठा खेत पर जो है नील की खेती करना था। तो ये पूछा जा रहा है कि जो बिहार में 3 कठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो चंपारण के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो चंपारण आंदोलन है इससे राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी का संबंध है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो कहां पर किया था? धरासना में किया था। कहां पर किया था? धरासना, बम्बई में किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि 1925 में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो सरोजिनी नायडू बनती हैं। और 1917 में कौन बनती हैं? तो एनी बेसेंट बनती हैं। कहाँ पर बनती हैं? कलकत्ता में बनती हैं। जबकि सरोजिनी नायडू जो है ये कहाँ पर बनती हैं? कानपुर में बनती है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया। और 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बताया गया कि शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रहनुमाई
माझदायन सभा से संबंधित व्यक्ति में से कौन एक नहीं है? रहनुमाई माझदायन सभा से संबंधित व्यक्ति में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें आपका है नौरोजी फरदोनजी, इनका संबंध है। दादा भाई नौरोजी, इसका भी संबंध है। यस बंगाली, इनका भी संबंध है। जबकि जो गोविंद रनाडे हैं, इनका संबंध नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रहनुभाई माझदायन सभा का जो स्थापना है कब किया गया था? तो 1851 में किया गया था। भारत में डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? भारत में जो है डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने आपके प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। और आपको याद रखना है कि जो हड़प नीति है किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था हड़प नीति। प्रथम रेलवे का परिचालन डलहौजी के शासनकाल में होता है। और 1856 में जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा के जो है अवध ही इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आता है? तो 1882 में आता है और इसका संबंध शिक्षा से है। ठीक है, तो हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था, जो हंटर आयोग था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार सुझाना था। इसका जो उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार सुझाना, इसका मेन उद्देश्य था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार राज्य में जो है गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है इसे नोट कीजिएगा। बक्सर, ठीक है, बक्सर, सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, वैशाली के बाद आपका आ जाएगा समस्तीपुर, बेगूसराय, नीचे में लखीसराय। ठीक है, लखीसराय हो गया, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ये 12 डिस्ट्रिक्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिस्ट्रिक्ट को आपको नोट कर लेना है। और आपको बता दें कि गंगा सबसे अधिक लंबी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है गंगा सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा सबसे अधिक लंबी है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंगा सबसे कम लंबी किस डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब कि गंगा की लंबाई जो है सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में आप सभी लोग ढूंढ के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो कौन है? जापान है। ठीक है, जापान है। जापान का क्षेत्रफल कितना है? तो जापान का क्षेत्रफल है 3,77,000, यहाँ पर लिख देते हैं 3,77,873 वर्ग किलोमीटर जो है जापान का क्षेत्रफल है। जबकि फिलीपींस का कितना है? तो फिलीपींस का है 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि जापान का कितना है? 3,77,873 वर्ग किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो किस काल में निर्मित हुए हैं? सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। क्रिकेट बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है? जो क्रिकेट बैट है ये बीलो की लकड़ी से बनाया जाता है। और ये कहाँ से मिलता है? उष्णकटिबंधीय वन से। अगर आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय वन का लकड़ी बहुत ही हार्ड होता है तो उससे बल्ला बन नहीं सकता है। उसके बाद है प्रचुर वर्षा प्रचुर वन वाला, तो ये भी संभव नहीं है। पतझड़ी वन, ये भी संभव नहीं है। तो शंकु वृक्षी वन से। ठीक है, शंकु वृक्षी वन से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको
याद रखना है कि भारत में बिल्लों का पेड़ जो ज़्यादातर कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाता है कि क्रिकेट बैट बनाने के लिए भारत में जो लकड़ी है कहाँ से मिलता है, तो जम्मू कश्मीर से मिलता है, जम्मू कश्मीर से मिलता है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है, तो क्या बनती है? महासागरों की सतह पर जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनती है? तो ज्वार और भाटा बनती है। ज्वार जो तट की ओर आती है तेज़ी से पानी, उसे क्या बोला जाता है? ज्वार बोला जाता है। भाटा जो पानी तट की तरफ आ गया तो वापस भी जाएगा ना, तो जो वापस जाता है उसे भाटा बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देख लीजिए कौन नहीं बनाता है। असम बनाता है। और असम की लंबाई कितना है? तो असम की लंबाई है 263 किलोमीटर। ठीक है। नागालैंड की सीमा नहीं लगता है। मेघालय की सीमा कितना लगता है? तो 443 किलोमीटर का। मिजोरम का सीमा कितना लगता है? 318 किलोमीटर का। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा कितना लगता है? तो 2216 किलोमीटर। उसके बाद एक आपका है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, इसका सीमा कितना लगता है? तो 856 किलोमीटर सीमा लगता है बांग्लादेश से। तो नागालैंड की सीमा आपके बांग्लादेश से नहीं लगता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के तीनों साइड कौन है? बांग्लादेश है। त्रिपुरा के तीनों साइड कौन है? तो बांग्लादेश। ऐसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है बिहार में पाई जाती है? इसमें से कौन सी मिट्टी जो है बिहार में पाई जाती है? तो देख लीजिए, बलथर मिट्टी, वलसुंदरी मिट्टी। यहाँ पर आप समझिए, ये बिहार है, ये गंगा नदी है। जो बाल सुंदरी मिट्टी है बिहार के नॉर्थ में पाया जाता है, बिहार के नॉर्थ में बाल सुंदरी मिट्टी। और बलथर मिट्टी बिहार के साउथ में पाया जाता है। टाल मिट्टी जो गंगा है इसके साइड 8 से 10 किलोमीटर पाया जाता है टाल मिट्टी। जलोढ़ मृदा लगभग पूरे बिहार में पाया जाता है। तो सारे मिट्टी बिहार में पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? इसे दोबारा देखिए कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो देख लीजिए कौन सा जिला आपके नहीं आता है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो पटना है बिहार के साउथ में है। नालंदा ये भी आपके बिहार के साउथ में है। नवादा ये भी बिहार के साउथ में है। जबकि गोपालगंज जो है बिहार के नॉर्थ में है। कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पटना शहर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थित है, मतलब इसका जो विस्तार है पटना शहर का आपसे पूछा जा रहा है। पटना शहर का, तो देखिए ये तो याद करने का चीज़ है, आपको याद करना ही होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा आपको बताना होगा। तो इसमें आपको याद रखना है 25.37 नॉर्थ से जो है 85.13 ईस्ट तक जो है पटना शहर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत जोड़े का चुनाव करना है। इसमें से देख लीजिए कौन सा जो जोड़ा है गलत सुमेलित है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मुंगेर में, आप सभी को पता भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ये भी ठीक है। राजगीर पक्षी विहार, ये पटना में होगा, नाम से लग रहा है राजगीर, तो कहाँ पर होगा? ये आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है नकटी बांध पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? तो जम्मू में, आप सभी को पता है। तो इसमें गलत जोड़ा कौन हो गया? सी गलत जोड़ा हो गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वार्ट्ज खनिज है बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज खनिज जो है बिहार के, यहाँ पर देख लीजिए, बिहार के जमुई, भागलपुर, मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो इस्पात उद्योग में, कांच विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो है क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 47 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाएगा तो 160 फीट है। ठीक है, 160 फीट है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो कहाँ पर मिलकर जो है गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में मिलकर जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनती है। और आपको याद रखना है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद जो गंगा नदी है मैदान में प्रवेश करती है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी मिली है? तो कहाँ पर मिला है? मालदीव में मिला है। मालदीव के कहाँ पर मिला है? तो मालदीव के अड्डू में मिला है। ठीक है, मालदीव के अड्डू में मिला है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर बिहार की जलवायु जो है किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWA से प्रदर्शित की जा सकती है। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय बोला जाता है, तो डुगोंग जो है किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी का। ठीक है, मन्नार की खाड़ी का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? जो धूमकेतु होते हैं किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? तो सूरज के जो है इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो वह क्या है? यहाँ पर आप मैप में समझिए, ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग का मैप है और आपके पश्चिमी तट है और ये अपने पूर्वी तट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? तो उत्तरी भाग को कोंकण तट बोला जाता है। जो उत्तरी भाग है इसे कोंकण तट बोला जाता है, जबकि जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे मालाबार तट बोला जाता है। जबकि आपको याद रखना है कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर से बोलते हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिणी भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए नदियों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि इनमें से कौन सी नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपको एक बात बता देते हैं कि जो भी नदी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण सब नदी नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि नर्मदा ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण में क्या क्या दिया गया है। महानदी, जो महानदी है ये कहाँ पर बहती है? उड़ीसा में बहती है, और आपको याद है कि हीराकुंड बांध इसी पर है। उसके बाद है गोदावरी नदी, ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद है कावेरी नीचे है, कावेरी। तो आपको याद रखना है, क्या बताएं कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। इसका मतलब तीनों जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और एक कृष्णा भी है, एक आपकी कृष्णा भी है बीच में। ठीक है, तो कृष्णा है, तो कृष्णा भी आपके डेल्टा का निर्माण करती है। इसका मतलब चारों जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो 1 2 3 4 किसी में है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है? कौन सा जो देश आपका है अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है? तो देख लीजिए ओमान। ओमान क्या है? ओमान आपके ऊपर में है, तो ये आपके अदन की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके रेड सी है और ऊपर में आपके ओमान है, तो ये तो घिरा हुआ नहीं है। उसके बाद येमन आपका है, ये आपका येमन है। उसके बाद सोमालिया, यहाँ पर आपके सोमालिया है। आप लोग सोमालिया के डाकू के बारे में सुने भी होंगे। तो इसका मतलब कि ए जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा और 2 और 3 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग ने, मैप में देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है काला सागर से लगती है। लगातार चर्चा में था तो इसीलिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है काला सागर से लगती है। इसमें से देख लीजिए किस देश की सीमा जो है काला सागर से लगती है। रोमानिया, जो रोमानिया देश है इसकी सीमा काला सागर से लगती है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने सुन भी रहा होगा। उसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन की सीमा भी आप लोग जान रहे हैं कि यूक्रेन भी काला सागर से लगता है। तंजानिया, तंजानिया तो भाई अफ्रीका का देश है तो ये कहाँ से लगेगा, तो तंजानिया वाला गलत, इसमें 300 काट दीजिए तो पहला कट गया, ये सी वाला कट गया। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी का सीमा कहाँ लगता है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर में जर्मनी का सीमा लगता है। ठीक है, बड़े में बोल रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको तो जानना है भाई कि काला सागर से किस किस देश की सीमा लगती है, आपसे पूछा जा सकता है बाद में, तो नोट कर लीजिएगा नाम। पहला रोमानिया देख चुके हैं, दूसरा बुल्गारिया, तीसरा यूक्रेन, चौथा रूस। ठीक है, चौथा रूस, पाँचवा जॉर्जिया, छठा तुर्की, छठा आपके टर्की। तो ये 6 देश की सीमा जो है ब्लैक सी से लगते हैं। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कैरेस्पियन सी है इससे सीमा किस किस देश का लगता है। आप सभी लोग कैरेस्पियन सी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब आप लोग सब सवाल पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। देखिए अगर लिखिएगा भाई तो आपको जो भी अगर पॉइंट आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया वो समझिए आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में सेव हो गया है। तो आप लोग लिखा कीजिए, लिखने में आपका हाथ दर्द नहीं कर जाएगा। ठीक है, लिखा कीजिए। नेक्स्ट है कि सर सी वी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, तो 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में मिला था। और आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को कब मिला था, रविन्द्रनाथ ठाकुर को तो 1913 में मिला था। हरगोविंद खुराना को कब मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, तो 1968 में मिला था। और जो आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं इनको 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद जो कैलाश सत्यार्थी आपको पता होगा मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था। कब मिला था, 2014 में मिला था। और इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और जो अमर्त्य सेन है इन्हें भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब मिला है, तो 1998 में मिला है, 1998 में मिला है। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी, जो लेटेस्ट हैं अभिजीत बनर्जी, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। और कब मिला है, 2019 में मिला है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसका पीएच मान जो है 7 है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। किसका पीएच मान 7 है, जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है। साथ ही जो उदासीन विलयन होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। इसका मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेफ्लॉन, निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है। जो टेफ्लॉन है किसका एक बहुलक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का एक बहुलक है टेफ्लॉन। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल है, मतलब कि इसमें से कौन आपके सही सुमेलित है, देख लीजिए। विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फाल्फा। तो ये भी कथन आपका ठीक है, सारे कथन आपके इसमें ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सारे जो जितने भी 4 को दिया गया ना ABCD, ये सारे क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट है, पौधे में सौर ऊर्जा ATP में बदलता है। पौधे में जो है सौर ऊर्जा को ATP में कौन बदलता है, तो क्लोरोप्लास्ट बदलता है। कौन बदलता है, क्लोरोप्लास्ट बदलता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। जो ग्लूकोज का सूत्र है, जो ग्लूकोज है उसका सूत्र क्या है, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के
ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो कौन है? डॉप्सन है। कौन है? डॉप्सन। इसे दोबारा देखिएगा, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो डॉप्सन है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो किससे बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? इसे क्या बोला जाता है? तो इसे आइसोटोप्स बोला जाता है। इसे जो है आइसोटोप्स बोला जाता है, समस्थानिक बोला जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग सोच के इसका आंसर बताइए। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो कौन उत्पन्न करता है? क्रेब्स चक्र। कौन उत्पन्न करता है? क्रेब्स चक्र। ठीक है, जो क्रेब्स चक्र है ये कहाँ पर चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नोट कीजिएगा, क्रेब्स चक्र कहाँ पर चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें देखिए जो आनुवांशिक रोग है ये 6 रोग से नहीं होता है, तो किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो बाकी ए सी डी आपके सही है और बी वाला आपके सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 रोग से आपको याद रखना है, मनुष्य का फेफड़ा लंग्स आपके प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस एवं वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। जैसे कि आप कपूर को देखे होंगे, किस अभिक्रिया में जो है पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन तब होता है जब उसमें, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसे सावधानी से आंसर दीजिएगा आप लोग, कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन तब होता है तब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इसमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये आपके ठीक हो जाएगा। बाकी आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? कार्बन और क्रोमियम को मिलाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमियम, उसके बाद कार्बन को मिलाया जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 46% होती है। 46% होती है। निम्नलिखित में से दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान संज्ञा है, तो किसका संज्ञा है? तो सिनेप्स का संज्ञा है। सिनेप्स का संज्ञा है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है, इसमें से देखिए कौन आपके पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा जो हार्मोन है ये पौधे से नहीं निकलता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है पादप हार्मोन है, जबकि एड्रेनलिन ये आपके मनुष्य से निकलता है और इसे लड़ो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोला इसे जाता, किसे? एड्रेनलिन को। ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है, किसे? एड्रेनलिन को बोला जाता है। निम्नलिखित में से पूर्ण रुद्र भवन के उदाहरण कौन है? तो इसमें हाइड्रा और प्लेनेरिया है। ये होता क्या है पूर्ण रुद्र भवन? तो यहाँ पर समझिए कि कोई एक जीव है और अपने कई भागों में टूट के जो है कई जीव का जन्म देता है, उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण रुद्र भवन बोला जाता है। इसमें हाइड्रा और प्लेनेरिया भी आता है। तो इसका मतलब है कि एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी भी है, जबकि जो शुक्र वाहिनी है ये पुरुष का है। ठीक है, ये महिला का नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है। जो पीतल है किसका एक मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता का है। किसका है? तांबा तथा जस्ता का जो है पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन नैनो ट्यूब्स निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन नैनो ट्यूब्स निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो किसका है, फ्लोरेंस का। किसका है, फ्लोरेंस का। जो यूपीएससी के क्लास किए होंगे तो उनको ये चीज़ पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छा से। ऐसे भी आपको हर जगह लिखा मिल जाता है, लेकिन खासकर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है तो इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पतला है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेयजल में निम्न में से किसके अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिवेश अग्रसारित करता है, तो क्या करता है, अग्रसारित। संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन सी फसलें आपके सम्मिलित है। गेहूं चावल तो आप सभी लोग को पता है, गेहूं चावल जो है आप सभी लोगों को पता है। गेहूं चावल, बाजरा नहीं, मक्का ये भी नहीं, उसके बाद है गेहूं सस्ते अनाज ये भी नहीं, तो गेहूं चावल एवं दालें, ठीक है, गेहूं चावल एवं दालें या कोई मोटा अनाज, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो जो मानव विकास सूचकांक है उसका आधार रोजगार नहीं है, उसका आधार रोजगार नहीं है, तो क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। जो हरित क्रांति है उसका सबसे बेहतर वर्णन कौन करता है, तो देख लीजिए हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, तो ये गलत हो जाएगा। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये भी गलत है। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ये ठीक है। बीज उर्वरक जल तकनीक, ये भी ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, सामाजिक अधिसंरचना में जो है किसे शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक अधिसंरचना में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास को शामिल किया गया है, जबकि तार संचार, दूर संचार को जो है शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, शामिल नहीं किया गया है। इसे जो है भौतिक अधिसंरचना में शामिल किया गया है। जैसे भौतिक अधिसंरचना में कौन कौन आता है, सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, वायु परिवहन, दूर संचार आपके आता है। और सामाजिक अधिसंरचना में कौन कौन आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो राज्य का वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, राज्य का वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय घाटा क्या है, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बासेल 2 के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, बासेल 2 के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं इसे देख लीजिए। पहला आपका है न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, दूसरा है पर्यवेक्षी समीक्षा, तीसरा है बाजार अनुशासन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में
भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो कौन काम करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है NAFEUS का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? बीपीएससी का कुछ साल से ट्रेंड देखा जा रहा है कि फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है NAFEUS का फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है। यदि किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, तो वह धन सरकार को कहाँ से मिलता है? वो सरकार को धन कौन देता है? तो आपको याद रखना है, नाबार्ड देता है। कौन देता है? नाबार्ड। नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है। नाबार्ड जो है, जो नाबार्ड बैंक है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है। फिर से बोलते हैं, जो नाबार्ड बैंक है भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक लिखा है, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? तो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज पर जो है वस्तु बेचा जा सकता है। क्या बेचा जा सकता है? तो वस्तु बेचा जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? इसमें से कौन जो है आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? देख लीजिए, बैंक दर आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, बेस रेट, रेपो रेट, जबकि कैश रिजर्व अनुपात, जो कैश रिजर्व अनुपात है ये आपके आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना। जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1966 में इसकी स्थापना होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके जो है गलत है? इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में अधिक है। तो ठीक बात है, कृषि में जहाँ पर 5 लोग अगर 100 क्विंटल का उत्पादन कर सकते हैं तो वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाएगा, छिपी बेरोजगारी बोला जाएगा। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। चक्रीय निर्धनता अधिकांश समय धनी रहते हैं एवं यदा कदा निर्धन रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ये सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसमें अधिकांशतः गरीब ही रहते हैं और यदा कदा आपके धनी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार का 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा जो है 16 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था, तो ये कथन ठीक है। गलत कौन हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सी आंसर ढूंढना था। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के अंतर्गत प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से क्या एक शामिल नहीं है? निर्यात प्रतियोगिता शामिल है, बाजार पहुंच शामिल है, आंतरिक समर्थन शामिल है, जबकि डंपिंग रोधी वे प्रतिपूरक चुंगियाँ शामिल नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है कि जो न्यायालय है संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 122 के तहत। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो कोई अगर कानूनी विधेयक है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के पटल पर रखा जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो उसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और कोई भी विधेयक को धन विधेयक है या क्या सिंपल विधेयक है
उसे कौन तय करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उसे तय करते हैं। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारत का जो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। जबकि गवर्नमेंट का कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? जो पंचायती राज प्रणाली है इसका संबंध राज सूची से है। पंचायती राज प्रणाली को कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और कब लागू हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? तो भारत का जो राष्ट्रपति है, अगर उनका पोस्ट खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर इसे भर लेना चाहिए। कितने महीने? 6 महीने के अंदर जो है अनिवार्य रूप से इसे भर लेना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74(a) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? तो जिसका प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री जिसका प्रमुख होंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? अच्छा सवाल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेता है? तो इसमें आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य ये नहीं शामिल होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो इसमें आपको याद रखना है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 किस में है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी, डी बोल रहे हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी आपको बता चुके हैं कौन है। ओम बिरला जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। प्रथम महिला कौन है स्पीकर? तो मीरा कुमार है। मीरा कुमार का संबंध बिहार से है। साथ ही आपको याद रखना है P.A. संगमा के बारे में याद रखिएगा। इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजातीय, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो P.A. संगमा है। P.A. संगमा, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में किया गया है। निम्नलिखित में से असत जो विकल्प है उसको आपको चयन करना है और चयन कर लीजिए गलत कथन को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद धारण करते हैं, ये भी ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकते हैं, तो गलत है, राष्ट्रपति को देना होता है। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटा सकता है, तो ये भी कथन आपके गलत है। तो इसका मतलब सही कौन हो जाएगा? ए और बी आपके सही हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पाद और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो भारत देश बना है। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना खाली स्थान की शुरुआत की है। तो युवा 2.0 की शुरुआत की है। युवा
20 की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो प्रचंड इसका नाम रखा गया है। मेड इन इंडिया लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर कम वजन का हेलीकॉप्टर है और मेड इन इंडिया है। उसका नाम क्या है? तो प्रचंड उसका नाम है। और आपको बता दें कि जो आपके प्रचंड हेलीकॉप्टर है ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है और जो इंजन बना है ये कहाँ पर बना है? तो फ्रांस में इंजन बना है। भारत और अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विवेक लाल को। डॉक्टर विवेक लाल को शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। एंजेला मर्केल ने जीता है। ये आपके जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो मुमताज़ खान को नामित किया गया है। मुमताज़ खान को नामित किया गया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ में किया है। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। से दोबारा देखिएगा, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। राजपथ का अब नाम बदल के जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी ठीक है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लोजर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है, तो ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स, ये फ्रांस की हैं, तो दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स को दिया गया है और इनका संबंध फ्रांस से है। मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो सावंते पाबो को दिया गया है, इनका संबंध स्वीडन देश से है। तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो जो आसरा पेंशन योजना है इसकी शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पुस्तक पचरंग चोला पहाड़ सखी रे, यहाँ पर लिखा है री। पुस्तक पचरंग चोला पहाड़ सखी री के लिए किसे जो है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे दिया जाएगा? माधव हाड़ा को दिया जाएगा। ठीक है, माधव हाड़ा, यहाँ पर लिखा है हरदा, ये गलती लिख दिया है, लिखिएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पुलिस की सहायता के लिए जो है सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया
गया है? तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। बराक ओबामा को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे दोबारा देखिएगा। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हांडले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हांडले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका का क्या नाम है? तो इस जो टीका बना है इस टीका का नाम क्या है? तो सर्वावैक इस टीका का नाम है। क्या नाम है? सर्वावैक उस टीके का नाम है। इसे दोबारा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका का क्या नाम है? तो इस टीके का नाम है सर्वावैक। इस टीके का नाम है सर्वावैक। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो गौतम अदानी है। गौतम अदानी है। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो खाली स्थान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित था? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित। कहाँ स्थित था? ग्रेटर नोएडा में स्थित था। 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा बन गया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत देश के। किसका? भारत देश का। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस। क्या नाम है? अपेक्षा फर्नांडिस उनका नाम है। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भरतौल गांव है वो देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है भरतौल गांव। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? इसे दोबारा देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखिए 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। जो कल वीडियो आएगा उसमें बचेगा 14 सेट। तो 14 सेट को या तो 2 वीडियो में लोड किया जाएगा, और हो सकता है अगर मेरे फ़ोन में अगर वीडियो एडिटिंग का अगर स्पेस रहेगा तो एक ही वीडियो में पूरे जो आपके 15 इसका पार्ट है 15 पार्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।